आज हम लोग टैक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो दो तरह से है, एक डायरेक्ट टैक्स का है और एक इनडायरेक्ट टैक्स का है, ठीक। तो डायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है इन सब जगहों से आता है। जैसे कि इंडिविजुअल हो गए, तो इंडिविजुअल में दो तरह के लोग होते हैं, एक सैलरी पर्सन हो सकते हैं या बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल में आएंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो इंडिविजुअल में नहीं आएगा। जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो इंडिविजुअल वाला ITR 1 फाइल, वो ITR 3 या ITR 4 में कोई एक फाइल करेगा अगर वो बिजनेसमैन है। सैलरी पर्सन के लिए ITR 1 और 2 होता है। फिलहाल यहाँ सैलरी पर्सन ITR 1 फाइल करेंगे और बिजनेसमैन ITR 3 या 3 एंड 4 में कोई एक फाइल करेंगे, ठीक है। और अदर में क्या आता है, पार्टनरशिप फॉर्म LLP, AOI BOI। तो इसमें ITR 5 फाइल करना होता है पार्टनरशिप फर्म को और LLP को, या वो BOI हो या AOI हो, ITR 5 फाइल करना होता है उन लोगों को। और उसके बाद कंपनी होता है जो प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है या लिमिटेड हो सकता है, उनके लिए ITR 6 है, ठीक। यूनिवर्सिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, NGO है, उनके लिए ITR 7 है। और एक SST होता है जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है इसको, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। शेयर को खरीदने और बेचने पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया जाता है, तो इससे भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। और DDT है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यह भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। डिविडेंड पर गवर्नमेंट TDS कट करती है, तो इससे भी टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पैसा जाती है। मतलब डायरेक्ट टैक्स इन सब जगहों से गवर्नमेंट को पैसा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। सैलरी पर्सन ITR 1 और 2 में कोई एक फाइल करते हैं, वो देखना पड़ता है कि वो ITR 1 फाइल करेंगे या ITR 2 फाइल करेंगे। बिजनेसमैन जो होता है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ITR 3 एंड 4 में देखना होता है वो कौन फाइल करेंगे, ठीक है। और बिजनेसमैन और सैलरी वाले दोनों लोग इंडिविजुअल के कैटेगरी में ही आते हैं, जब तक कि वो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड ना हो, AOI BOI ना हो, कंपनी में रजिस्टर्ड ना हो, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, इन सब जगहों से ना हो, तब तक उनको इंडिविजुअल के कैटेगरी में ही माना जाता है। वो बिजनेस कर रहे हो, GST में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। मान लीजिए मिस्टर X है, वो रजिस्टर्ड है GST में, उनका एक बिजनेस है ABC इंटरप्राइजेस जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर X अपना अलग ITR फाइल करेंगे और ये ABC इंटरप्राइजेज अपना अलग ITR फाइल करेंगे। मिस्टर X जो है वो जो ITR फाइल करेंगे उसमें ABC इंटरप्राइजेज का जो भी इनकम होगा उसको अपने ITR फॉर्म में दिखाना पड़ेगा उनको। वो ITR 3 या 4 में कोई एक फाइल करेंगे, ठीक है। और इंडिया में जो है 8 करोड़ लोग जो है अभी ITR फाइल कर रहे हैं। पिछले साल 8 करोड़ लोग ITR फाइल करते हैं, जो अपने पॉपुलेशन का लगभग 7% हुआ, 7%। हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट जो है 1998 से 2025 तक 30% रहा है। हाईएस्ट स्लैब रेट जो है 1998 से 2025 तक 30% का रहा है, ठीक है। जबकि उसके पहले अगर देखा जाए 1974 से लेकर 1993 तक 40% से लेकर 98% तक का टैक्स रहा है, हाईएस्ट स्लैब रेट। जैसे अभी 10 लाख से ऊपर जिनका ITR फाइल होता है उनको 30% का, वो 30% के स्लैब रेट में जाते हैं। तो उसी तरह जो पहले का हाईएस्ट जो स्लैब रेट था उसमें 40% से लेकर 98% तक गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है, ठीक है। टोटल कलेक्शन फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स टू गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप्रॉक्स 25 लाख करोड़ था। 2024-25 में जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से केवल, वो 25 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, उनको रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। तो टैक्स सिस्टम में अब इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स जब हम देख रहे हैं तो देख लेते हैं कि Like and subscribe for more tax information.
इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आने के पहले का क्या सिस्टम था, ताकि पता चले कि जीएसटी बेटर है या पहले जो सिस्टम चल रहा था इनडायरेक्ट टैक्स में वो सिस्टम अच्छा है। तो हम लोग अच्छे से जज कर पाएंगे कि अभी जीएसटी क्या क्या स्थिति है। तो बहुत पहले लोकल सेल्स टैक्स हुआ करता था, जो जब देश आजाद हुआ तब से लेके 2004 तक चला। उसका नाम था लोकल सेल्स टैक्स। ठीक है, 2004 तक चला। जो पूरा का पूरा रेवेन्यू जो था स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, 100% रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। उसके बाद वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005। इसका भी पूरा का पूरा जो रेवेन्यू था वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता था। ठीक है, लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स जो था ना वो केवल स्टेट लेवल पे आया था। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र से माल बेच रहे हैं गुजरात में, तो जो महाराष्ट्र से माल जब हम गुजरात को बेचे हैं, तो महाराष्ट्र से माल निकल के गुजरात में गया है, तो उस पर जो टैक्स आया है, गुजरात वाले ने जो मटेरियल के साथ जो टैक्स का अमाउंट महाराष्ट्र को दिया है वो महाराष्ट्र सरकार के पास जाता था। तो वैल्यू एडेड टैक्स ऐसा था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स इसको बोलते थे। ओरिजिन बेस्ड टैक्स, माल जहाँ से निकलेगा उसी गवर्नमेंट को, उसी स्टेट को जहाँ से माल निकला है उसी स्टेट को 100% वो रेवेन्यू होता था। ठीक है, तो जब लोकल सेल टैक्स गया जिसमें बहुत सारी कमियां थी कि अभी स्टेट लेवल पे था, तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, तो इंटर स्टेट भी माल जाने लगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाने लगा। तो 1956 में सीएसटी को भी लाया गया, सीएसटी एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, लेकिन इसका भी जो रेवेन्यू है 100% स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता था, और ये भी ओरिजिन बेस्ड टैक्स ही था। ठीक है, इसमें क्या, लेकिन ये क्या था कि इंटर स्टेट का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व करने के लिए लाया गया था सीएसटी को। जैसे कि महाराष्ट्र से गुजरात में माल गया तो वहाँ पे सीएसटी लगता था, और इंट्रा स्टेट अगर कोई सप्लाई होता था, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, तो उसमें वैट एक्ट का नियम लगता था। और इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता था तो उस पर सीएसटी एक्ट का नियम लगाया गया था, और उसी के लिए सीएसटी आया था। लेकिन इन दोनों में वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट था वो तो अपने आप में कंप्लीट था, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। लेकिन सीएसटी आते ही इसमें लोगों को कमियां दिखने लग गया था कि इसमें कमियां है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है सीएसटी में। ठीक है, तो जब सीएसटी आया था तो उसमें 10% के अप्रोक्स टैक्स रखा गया था, लेकिन इस कमी को देखते हुए कि ये टैक्स गलत आ गया है और टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट ने 10% से डिक्रीज करते 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 लास्ट 1-2% तक ले गया था, ताकि बिजनेसमैन पर बर्डन ना आए, मटेरियल का कॉस्ट बेवजह बढ़ न जाए। इस वजह से उन्होंने 10 पर लॉन्च किया था सीएसटी को, 10% पर, लेकिन उसको कम करते करते 1-2% पर लोग लाए थे, ताकि मार्केट में मटेरियल जो है कंज्यूमर को कम कम कॉस्ट पे मिले। ठीक है, उसके बाद एक सेंट्रल एक्साइज एक्ट भी आया था। सेंट्रल एक्साइज एक्ट जो था वो लगती थी प्रोडक्शन पर। मान लीजिए कि मेरे यहाँ किसी कंपनी में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, फाइन बन रहा है, तो वहाँ पर सेंट्रल एक्साइज एक्ट लगता था। फैक्ट्री के लिए आया था सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में। इसका 100% रेवेन्यू जो था सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। उसके बाद सर्विस टैक्स आया। सर्विस टैक्स के लिए ऊपर कोई भी एक्ट नहीं था, तो सर्विस टैक्स आया था, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट में नहीं आया था, ये कोई एक्ट नहीं बना इसके लिए। ये फाइनेंस एक्ट 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, अभी 2025 में भी आया था।
1964 में भी आया था, आगे भी आएगा हर साल। तो उस तरह से जो 1994 का जो फाइनेंस एक्ट आया था, बिल आया था, उसमें इसको एक्ट मतलब एक्ट में इसको पारित किया गया। फाइनेंस एक्ट 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जो 100% इसका रेवेन्यू जो था सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, और इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं हुआ था। जैसे वैट जो आया 2005, वैट एक्ट, CST एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, लेकिन सर्विस टैक्स के लिए कोई एक्ट नहीं आता। जो हर साल फाइनेंस बजट जो आता है, वो बजट पास होने के बाद एक्ट बन जाता है। तो उसी तरह 1994 में जो बजट आया था, वो पास होने के बाद जो एक्ट बन गया था, उसी में इसको सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो 100% जो रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एबव ऑल आर ओरिजिन बेस्ड टैक्स, मेन इसका जो है सारांश, जो समरी है, यही कहना है कि जो ऊपर का जितने भी ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है, 5 एक्ट है इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, एबव ऑल आर ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ये जहाँ से मटेरियल निकलता था, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल गया, या इंटर या विद इन स्टेट सप्लाई हुआ, तो विद इन स्टेट सप्लाई हुआ, तब तो जो रेवेन्यू है उसी स्टेट को, उसी गवर्नमेंट को जाएगा जिस स्टेट में डील हुआ है, ठीक। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माल गया है, तो भी पैसा जो रेवेन्यू है वो जिस स्टेट से माल निकला है उसी स्टेट को जाता था। तो कहने का मतलब वही है, इसी को बोलते हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ठीक है। तो और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो जीएसटी में समाहित हो गया। जीएसटी आने के बाद ये पांचों एक्ट जो है वो जीएसटी में समाहित हो गया पूरा। तो जीएसटी जो है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और 50% स्टेट गवर्नमेंट हो गया। इसमें कोई कहीं दो राय नहीं रखा गया। जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गुड्स भी इसमें आ गया, सर्विस भी आ गई, और दोनों का 50-50% डिवाइड हो गया। जैसे कि पहले सर्विस टैक्स अलग हुआ करता था सर्विस के लिए, वैट अलग हुआ करता था गुड्स के लिए, सीएसटी भी गुड्स के लिए था, ये भी एक अलग एक्ट हुआ करता था। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम था। अगर गुड्स से रिलेटेड कोई परेशानी हुई, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो आपको वैट का जो ऑफिस है उसमें जाना पड़ता था, ठीक है। इंटर स्टेट अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सीएसटी के ऑफिस में जाना पड़ता था। परचेज से रिलेटेड, एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एक्साइज ड्यूटी का जो एक्साइज का जो ऑफिस था उसमें जाना पड़ता था। सर्विस टैक्स से रिलेटेड तो सर्विस टैक्स के ऑफिस में जाना पड़ता था। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट, इतने सारे ऑफिस, तो फिर ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी इसमें। तो सबको देखते हुए जीएसटी को लॉन्च किया गया और जीएसटी नेशनल लेवल पर आया। वैट जैसे स्टेट लेवल पे था, परफेक्ट था, ओके था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, तो जीएसटी भी वैल्यू एडेड टैक्स ही है, और ये नेशनल लेवल पर आया था। नेशनल लेवल पे आया जीएसटी, और जब हम आगे देखेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि जीएसटी भी कुछ नहीं है, वैट ही है, लेकिन ये नेशनल लेवल पर है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है वो आज के डेट में जीएसटी से आता है, कस्टम एक्ट से आता है, ठीक है। और जीएसटी क्या है, तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जैसे ये ऊपर के 5 क्या थे, ओरिजिन बेस्ड टैक्स है, जहाँ से माल निकलता है उसी स्टेट को रेवेन्यू जाता है। लेकिन ये डेस्टिनेशन, गुड्स जहाँ पे पहुँचता है उस स्टेट को रेवेन्यू जाता है। जैसे महाराष्ट्र से माल गुजरात गया, तो गुजरात गया तो रेवेन्यू भी गुजरात जाएगा, जो टैक्स का पैसा है वो गुजरात को जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड है, और वहाँ पे अगर कंज्यूम हो रहा है, गुजरात में माल जाकर कंज्यूम हो रहा है, तो रेवेन्यू भी गुजरात सरकार को जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर लिखा भी हुआ है वैट स्टेट लेवल पे आया था, जीएसटी इज वैट ऑल्सो ऑन नेशनल लेवल। ओके, टैक्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया है। टैक्स के बारे में हम लोगों ने आइडिया लिया कि टैक्स जो है गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है कंट्री को, देश को चलाने के लिए। जैसा कि हर घर में सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स कुछ ना कुछ होता है, सैलरी होता है, बिजनेस होता है, तो वैसा ही गवर्नमेंट जो है वो देश को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट करती है। और टैक्स कलेक्ट करने का दो फॉर्म होता है उनके पास, एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोगों ने आइडिया लिया। डायरेक्ट टैक्स 8 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं और वो टैक्स जमा करते हैं, जिनका इनकम आज की डेट में 7 लाख से ज़्यादा होता है। लेकिन वो 7 लाख कब होगा? वो 7 लाख उसमें से मान लीजिए किसी का 11 लाख साल का सैलरी है, तो उसमें से एग्जाम्पशन माइनस करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद, ये सब माइनस करने के बाद भी अगर 7 लाख ऊपर जा रहा है उनका सैलरी साल का, तो उनको टैक्स जमा करना होता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली किसी पे बर्डन नहीं होता है। जैसे कि अब इसमें इस केस में देखिए, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से माल खरीदता है। ठीक है, तो मिस्टर बी 1 लाख के साथ साथ 10% टैक्स देता है, तो 1,10,000 रुपया देता है मिस्टर ए को। तो मिस्टर बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 1,10,000। और मिस्टर ए के लिए सेल प्राइस हो गया 1,10,000, जिसमें मिस्टर ए जो है 10,000 गवर्नमेंट को टैक्स देगा। ठीक है, तो मिस्टर बी के बिहाफ में मिस्टर बी ने 10,000 रुपया टैक्स के रूप में मटेरियल के साथ साथ दिया था, तो मिस्टर बी का यह पैसा है 10,000 जो मिस्टर ए ने जमा कर दिया है। ठीक, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं हुआ करता था। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, जिस पर बर्डन है टैक्स देने का वही देता था। यहाँ मिस्टर बी ने पैसा दिया है और ए ने जमा किया है 10,000। ये अपना जो जीएसटी नंबर है उस जीएसटी नंबर पे 10,000 जमा किया है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, जिसका टैक्स है वो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड पर टैक्स जमा करता है। और जीएसटी में क्या होता है, जो जो माल खरीदता है वो माल के साथ साथ जीएसटी का पैसा भी सामने वाला को देता है, तो सामने वाला जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये 10,000 पहुंचा है। और मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी भी खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है मटेरियल, ये कंज्यूमर, ये भी थर्ड पार्टी को दे रहा है, कंज्यूमर है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये मटेरियल कंज्यूम करने वाला है। तो जो माल ये बेच रहा है, यहाँ से उठाया था 1,10,000 में, तो 1,10,000 लिया, प्लस इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, एक्सपेंसेस ऐड किया, तो इसको 1,60,000 आया। और उस पर 10% सेल टैक्स ऐड किया, तो 176 है सेल प्राइस, जो इस कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस बनेगा 176। ठीक है, तो मिस्टर बी जो है वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा कितना? 16,000। 16,000 गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया। तो जो पुराना लोकल सेल्स टैक्स था उसमें ये कमियां थी कि इसमें आईटीसी नहीं मिला करता था, इनकम टैक्स क्रेडिट जो होता है वो नहीं मिलता था, तो जिसके वजह से मटेरियल का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता था। यहाँ पे गवर्नमेंट को कितना पैसा चला गया? 10,000 ये और 16,000 ये, 26,000 गवर्नमेंट को पैसा चला गया, 26,000 रुपया चला गया। अगर इसी को हम जीएसटी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 15,000 जाना चाहिए था और गया कितना? 26,000। तो बर्डन किस पे आया? कंज्यूमर को, क्योंकि लास्ट में कंज्यूमर दिया था 16,000। ठीक, तो अभी जो हम लोग लोकल सेल्स टैक्स का एग्जांपल देखे थे, सेम वही एग्जांपल अगर वैट में देखते हैं तो देखते हैं कि क्या कितना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और कॉस्ट टू कस्टमर क्या होता है। ठीक है, और इस केस में वैट का और जीएसटी का दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर वैट हो या जीएसटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं भी। ठीक, क्योंकि जब वैट आया था तो पहला बार इंडिया में क्रेडिट सिस्टम आया था कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उसका क्रेडिट ले सकते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन है। जो जीएसटी दे रहे हैं, जो वैट दे रहे हैं सामने वाला को,
सामने वाले को वो उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये पहला वैट में इंट्रोड्यूस हुआ था ये सिस्टम। तो वैट जो था वही जीएसटी भी है, जीएसटी नेशनल लेवल पे काम करता है, वैट स्टेट लेवल पे काम करता था। तो जो रिजल्ट है वैट में यहाँ पे आ रहा है 15,000, वही रिजल्ट जीएसटी में भी आएगा। तो हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए जो है 1 लाख का माल जो है 10% वैट ऐड करके 1,10,000 में मिस्टर बी को दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो जीएसटी या वैट जो सामने वाले को दिया जाता है वो आईटीसी के रूप में मिल जाता है खरीदने वाले को। ठीक है, खरीदने वाले को आईटीसी के रूप में मिल जाता है अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है। मिस्टर बी रजिस्टर्ड है वैट में, जीएसटी में, मिस्टर ए भी वैट में, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं। तो इसको 10,000 ये जो यहाँ पे दिया है 10,000, वो 10,000 इसको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा? 1 लाख ही पड़ा। ठीक है, तो इसको कॉस्ट 1 लाख पड़ा, इसमें 50,000 ऐड किया, 100 एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, तो 1,50,000 हो गया। और फिर ये वैट 10% ऐड करेगा 15,000, तो हो जाएगा 1,65,000 कॉस्ट टू कस्टमर हो जाएगा। ये जो कंज्यूमर है उसको 1,65,000 में पड़ेगा। तो इसने 10,000 गवर्नमेंट को, जब ये अपना जीएसटी फाइल करेगा तो 10,000 गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, चालान के थ्रू 10,000 स्टेट गवर्नमेंट को देगा। वैट जो था स्टेट लेवल पे था तो स्टेट लेवल को ही जाएगा। ये तीनों महाराष्ट्र में ट्रांजेक्शन हुआ है, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी महाराष्ट्र में। तो मिस्टर ए के द्वारा 10,000 गवर्नमेंट को पहुंचा दिया जाएगा जब ये अपना जीएसटी फाइल करेगा। फिर मिस्टर बी जो है ये 10,000 अपना ले लेगा, लेकिन यहाँ पे 10,000 लेने के बाद जो है इसको कॉस्ट पड़ेगा 1,00,000 और 50,000 ऐड करेगा अपना वैल्यू एडेड टैक्स इसी को बोलते हैं। 50,000 से वैल्यू बढ़ा दिया मटेरियल का, तो हो गया कितना? 1,50,000। अब ये 1,50,000 पे वैट लेगा कंज्यूमर से। ठीक, तो 1,65,000 हो गया। तो यहाँ पर 15,000 में से 10,000 माइनस होगा, तो 5,000 ही अल्टीमेट टैक्स दे रहा है। कितना? 5,000। मिस्टर बी जो है जीएसटी कितना दे रहा है? 5,000 दे रहा है। तो गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? मिस्टर ए के द्वारा 10,000 आया, मिस्टर बी के द्वारा 5,000 आया। तो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया इस ट्रांजैक्शन के द्वारा? 15,000 गवर्नमेंट के खाते में गया। जबकि हम लोग देखे थे कि लोकल सेल्स टैक्स के द्वारा इसी ट्रांजैक्शन पे 26,000 गवर्नमेंट का आमदनी हुआ था और इसमें 15,000 हुआ था। और यहाँ कॉस्ट टू कस्टमर 176 आया था, यहाँ पर 165 आ रहा है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।